आज हम लोग तरंग सिद्धांत में पढ़ेंगे, हाइगेन का तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का। और इसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की घटना को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे तरंग सिद्धांत के आधार पर, उसका भी विश्लेषण करेंगे। ये जो प्रश्न है तुमको जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको काफ़ी बेहतर रूप में तैयार भी कर लोगे, जिससे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में तुम क्या कर सको, इसको लिख पाओ। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तुम्हें पूछा जाएगा। तो हाइगेन का जो सिद्धांत है उसको पहले लिखना होगा तुमको, उसके आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के किसी एक नियम को तुमको साबित करके दिखाना पड़ेगा। तुमको दोनों में से कोई एक नियम, जिसकी चर्चा इस लेक्चर में की जाएगी। तो पहले हाइगेन का सिद्धांत दोनों में लिखना होगा, और उसके बाद तुमको प्रकाश का परावर्तन का नियम को या तो साबित करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो प्रकाश का अपवर्तन को साबित करने के लिए एक क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। लेकिन पढ़ना तुम्हें दोनों पड़ेगा, कोई भी आ सकता है। तो हाइगेन का सिद्धांत है कि प्रकाश जो है, तुमको प्रकाश के जो कण होते हैं, जब प्रकाश तुमको चलता है तो वह एक अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलता है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम लोग तालाब में जब कि किसी पत्थर को फेंक देते हैं, तो तालाब में जब पत्थर को हम लोग फेंकेंगे तो तालाब में देखता होगा कि जो कि कण हैं, जैसे कि यहाँ पर पत्थर अगर गिरा तो ये देखोगे तुमको इस ढंग से क्या बनाएंगे, वृत्ताकार लहर के रूप में ये आगे बढ़ते जाता है। इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये आगे की ओर ये बढ़ते जाता है, और ये तुमको इसके इस रूप में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो कण, ये जो तरंग आगे बढ़ते जा रहा है, ये तरंग का गमन हुआ, ये तरंग चल रहा है, ये तो पानी में उत्पन्न तरंग, ये तरंग हुआ ये। लेकिन तरंग की गति, गमन की दिशा, तरंग की गमन की दिशा, जो ऊर्जा इसी दिशा में जा रहा है, ऊर्जा इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब अगर हम इसको गौर करें, पानी में जो पत्थर का कण पड़ा, यहाँ पर के पानी को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर के पानी ऊपर नीचे कर रहे होंगे, जो कि यहाँ पर जैसे कि अगर इस ढंग से कंपन करते हैं ये, और ये जो कंपन कर रहे हैं पानी के कण ऊपर नीचे, तो पानी के कण जो कंपन कर रहे हैं उसका यहाँ पर का जो कंपन, जैसे यहाँ पर का पानी का कण अगर ऊपर जा रहा है इस जगह पर, यहाँ इसके यहाँ भी ऊपर जा रहा होगा, ये भी ऊपर जा रहा होगा, यहाँ भी ऊपर जा रहा होगा, तो इसमें से उनको समान कला में कंपन कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि जो कण है उसके जो कंपन की कला है वो समान है, और समान ऊंचाई तक भी जाता है। माने ऐसे ऐसे थोड़ा दूर, इतना दूर ऐसे करके क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। और यह जो इसको आयाम कहते हैं, ये जो तरंग का क्या हो गया, ये आयाम हो गया। जितना ऊंचा तक, जितना ऊपर नीचे ही कर रहा है, ये हो गया इसका आयाम हुआ, और ये ऊपर नीचे कर रहा है। और यह आयाम ऑफ कोर्स तुम्हें ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जाएंगे, हमको जो कंपन का आयाम है, जो ऊपर नीचे करने का जो ऊंचाई है, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये यहाँ का कण जो नज़दीक है, जहाँ पर केंद्र पर, वो ज़्यादा करेगा, उसके बाद वाला उससे ज़्यादा का आयाम घटते जाएगा। उसका मतलब उसकी तीव्रता भी आगे बढ़ने पर तरंग की घटती जाएगी। तो ये जो तुमको, और दूसरा ये अनुप्रस्थ तरंग क्यों है, क्योंकि ये कंपन की दिशा ऊपर नीचे है और तरंग इधर भाग रहा है, क्षैतिज में भाग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए यह तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। तो पानी में जो तरंग उत्पन्न, तो प्रकाश भी उसी तरह से एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश को तो हम लोग उस ढंग से देख नहीं पाते हैं कि वो किस ढंग से उसके कण आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन वह भी क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। तो इसमें जो कण की समान कला में हो और जिसके आयाम समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट इंग्लिश में कहते हैं। तो इस बात को हम लोग अब देखते हैं अपना प्रकाश तरंग के रूप में। इसी थ्योरी को, जो कंपन के बारे में तुम जो अभी समझा, इसको हम लोग हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार से अभी इसका चित्र बनाएंगे, किस ढंग से प्रकाश जैसे किसी बल्ब वगैरह से आगे की ओर बढ़ेगा। हम लोग उसका अभी रेखाचित्र अभी ड्रॉ करेंगे। तो हाइगेन के अनुसार, इसको लिखते हैं हम लोग, हाइगेन के अनुसार प्रकाश माध्यम में तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग के रूप में ये क्या आता है, ये आगे बढ़ता है, और तरंग के रूप में जब ये आगे बढ़ेगा
तो तरंग के रूप में जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तरंग के रूप में जब कि तुमको आगे बढ़ेगा तो तरंग के कण का बिंदु पथ, तरंग के कण का बिंदु पथ लोकस इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिनकी कला एवं आयाम, जिनकी कला का इंग्लिश हो गया फेज, जिनकी फेज, कला एवं आयाम एम्पलीट्यूड, कला एवं आयाम समान होते हैं तरंगाग्र वेव फ्रंट कहलाते हैं। जिनकी कला समान होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग तरंगाग्र को इसको देखेंगे किस प्रकार से इसका चित्र भी बनाएंगे। तो वेव फ्रंट कहलाते हैं, तरंगाग्र या वेव फ्रंट ये कहलाएंगे। और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का काम करता है, द्वितीयक स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिका प्राप्त होती है। द्वितीयक तरंगिका सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिका का हो गया वेवलेट्स इंग्लिश होता है, वेवलेट्स प्राप्त होती है, द्वितीयक तरंगिका प्राप्त होती है। द्वितीयक तरंगिका के प्रत्येक कण पर जो कि हम लोग वेव फ्रंट खींचेंगे, द्वितीयक तरंगिका का जो प्रत्येक जगह पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उससे जो बिंदु पथ आएगा वह पुनः एक तरंगाग्र को बताएगा। जैसे कि अगर हम लोग एक इसको समझने के लिए एक यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है, एक बिंदु प्राथमिक, ये बिंदु स्रोत है, बिंदु के रूप में निकल रहा है बिंदु स्रोत, ये तुमको प्रकाश का स्रोत है। ये यहाँ से प्रकाश जो है तुमको निकलेगा तो एक समान समय के बाद सभी तरफ से फैलेगा, समान दिशा में जाएगा, सब जगह बराबर दूरी तय करेगा और इस तरह से एक क्या बना लेगा, ये गोला ये बनाएगा। तो ये किस तरह का पृष्ठ बना लेगा, ये जो तरंगाग्र हर जगह जो गया तो ये कैसा तरंगाग्र बनेगा, ये इसमें समान कला में होगा, ये समान दूरी पर है तो ये कैसा बन गया, तुमको गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होगा। बिंदु स्रोत के लिए गोलाकार स्फेरिकल ये तरंगाग्र बन गया। और इसका जो बिंदु है एक द्वितीयक स्रोत का काम करेगा। कोई भी एक बिंदु ले लें इस तरंगाग्र का, ये द्वितीयक स्रोत हो गया, ये तरंगाग्र का क्या हो गया, ये द्वितीयक स्रोत हो गया। ये प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत, और ये पुनः जो है तुमको आगे के दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या बनाएगा, द्वितीयक तरंगिका का निर्माण करेगा, ये द्वितीयक तरंगिका बनाएगा और ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और इसमें जो द्वितीयक तरंगिका जहां जहां बन रहा है, कोई यहाँ का भी पॉइंट ये भी द्वितीयक तरंगिका बनाएगा उसी समय में, और इस पे जो द्वितीयक तरंगिका जो बना रहा है इसके प्रत्येक बिंदु पर इस पे अगर स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो फिर से एक तरंगाग्र हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये बाकी फिर ये स्रोत का काम करेगा, फिर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से प्रकाश सभी दिशाओं में अलग अलग आगे बढ़ते जाएगी। तो ये है तुमको तरंगाग्र के आगे बढ़ने की कहानी कि किस प्रकार से तरंग के प्रकाश जो है आगे माध्यम में बढ़ती है। तो किस प्रकार से हुआ ये, जैसे कि क्या हुआ, समान कला वाले जो कण हैं उसका ये पथ को मिलाएंगे एक समय में तो ये ऐसा एक तरंगाग्र बनेगा, फिर आगे एक तरंगाग्र बनेगा और फिर उसका बिंदु एक फिर स्रोत होगा। इस प्रकार हर दिशा में वो फैलते जाएगा और आगे की ओर ये प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो ये जो तुम्हारा तरंगाग्र है बिंदु स्रोत के कारण कैसा तरंगाग्र हो गया, बिंदु स्रोत के कारण तरंगाग्र होगा तुमको कैसा हो गया, गोलाकार। बिंदु स्रोत के कारण, जैसे ऑब्जेक्टिव में तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा, बिंदु स्रोत के द्वारा प्राप्त तरंगाग्र, बिंदु स्रोत के द्वारा प्राप्त तरंगाग्र गोलाकार होता है, गोलाकार होता है
जो अनंत पर समतल हो जाता है, जो अनंत पर समतल प्लेन हो जाता है, रेखीय स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र बेलनाकार होता है। बेलनाकार, याद कर लेगा इसको, बेलनाकार होता है। तो रेखीय स्रोत के कारण बेलनाकार हो गया, और जो बिंदु स्रोत के कारण जो क्या हो जाएगा, गोलाकार, स्फीयर के गोलाकार होगा। और ये गोला की त्रिज्या जब बड़ी होती जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, अनंत पे जाके ये प्लेन हो जाएगा, समतल वेवफ्रंट का निर्माण करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये समतल का निर्माण करेगा, समतल वेवफ्रंट का। और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा, ये तुमको हाइगन का सिद्धांत हुआ। तो किस प्रकार से माध्यम में तरंग आगे की ओर बढ़ रही है, ये तुम्हारा माध्यम में आगे की ओर बढ़ने का ये सिद्धांत हुआ तुम्हारा। अब है इसके बाद है तुम्हारा, इसके बाद जो तुम्हारा दिया हुआ है, इसके बाद जो तुम्हारा आएगा अगला जो तुम्हारा है प्रकाश का, जो तुमको आगे बढ़ने का जो सिद्धांत है दूसरा, दैट इज, इसमें देखेंगे इस लेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का पहले अपवर्तन को हम लोग प्रूव करते हैं, फिर हम लोग परावर्तन को भी सिद्ध करेंगे। परावर्तन का जो परावर्तन का नियम, अपवर्तन का क्या नियम है, तुमको जहाँ वहाँ पर तो किरण के रूप में बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग तरंगाग्र के रूप में बात करेंगे किसी चीज को। तो आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु को जो अभिलंब डाला जाएगा, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा जो स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब साइन का अनुपात हमेशा एक नियतांक होना चाहिए। तो इन दोनों नियम को हम लोग क्या करेंगे, तरंग सिद्धांत पर, हाइगन के जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम लोग अभी साबित करेंगे। और इसी के बाद हम लोग परावर्तन के भी नियम को साबित करेंगे। और इसके डिटेल नोट्स के लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर से तुम लिख पाओगे, और मैं कुछ हद तक तो मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा जिसमें तुम समझ भी पाओगे। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश का अपवर्तन, उसका व्याख्या करेंगे हम लोग। तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन, तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन, तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या होगा, ये अपवर्तन। तो अपवर्तन का जो तुमको क्या नियम होता है, तो अपवर्तन के लिए इसको देखते हैं, इसका पहले चित्र बनाएंगे हम लोग, उसके बाद इस नियम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये जो तुमको है एक तरंगाग्र हो गया, ये तुमको एक अपवर्तक पृष्ठ है, और इस पर एक तरंगाग्र ए बी तुमको इस ढंग से आ रही है, इधर से, ये इधर से रे हो गया, एक किरण के रूप में लंबवत है, दोनों ये आपस में लंबवत होता है, ये आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये अगर यहाँ तक तो जाता ये तरंगाग्र, लेकिन तो यहाँ पर जाता तो इस ढंग का आकृति बनाता इस ढंग से यहाँ पर, लेकिन समस्या ये हो गया कि यह जब अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ गया तो यहाँ से माध्यम अलग हो गया तुमको, ये ए बिंदु है, इसको ए बी, ये भी हो गया आपतित तरंगाग्र। अब यहाँ पर इधर माध्यम 1 है, इधर माध्यम 1 है, और जिसमें प्रकाश का वेग हो गया मानते हैं c1 है, इधर है माध्यम 2 है। तो यहाँ तो माध्यम क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो गया इस जगह पर, और माध्यम अब बदल गया तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ये तरंगाग्र ए बी t बराबर 0 पर यहाँ पर पड़ा, ये t बराबर 0 पर जब यहाँ पर पड़ा ए बिंदु, तो इसका तो अपवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, दूसरा माध्यम में जाएगा। और जब तक में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इसको अगर t समय लगा, तो यह कितना दूरी तय करेगा, यह जो दूरी तय करेगा यह c1t दूरी तय करेगा, जहां पे c1 क्या हो गया तुमको, पहला माध्यम में, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग हो गया c1।
तो यह कितना दूरी तय करेगा टी समय में, टी समय में यह यहां तक पहुंचा। अब इसकी स्थिति को हम लोग जानना यह चाहते हैं कि टी समय में ये कहां गया। ये जाहिर है कि दूसरा माध्यम ट्रेवल कर रहा होगा, तो यह जाहिर, और टी समय में यह कितना दूरी तय करेगा। इसका अगर प्रकाश का वेग इस माध्यम में c2 है तो यह कितना दूरी तय करेगा, यह ऑफकोर्स c2 t दूरी तय करेगा। यह कितना दूरी तय करेगा, जैसे t समय में यह c1 गुना t दूरी तय किया, तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग c1 है, इस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर c2 है तो यह कितना दूरी तय करेगा, c2t करेगा। तो यह कहां होगा ए, इसकी स्थिति को जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, c2t त्रिज्या का एक हम लोग गोला खींचते हैं, c2t त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, और इस गोला पर ये जो बिंदु है तुमको, इसको जो कि तुमको अगर हम लोग C बिंदु माने, यहां से हम लोग इस पर क्या खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये जो स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये जो तल बनेगा यही तुमको क्या होगा, ये तुमको E पॉइंट पर मिला, दैट इज CE। ये क्या होगा तुम्हारा, ये अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा अप टू टाइम, आफ्टर टाइम t। तो आफ्टर टाइम t, तो ये दूरी कितना का तुमने खींचा, c2t का, किसको केंद्र मान करके, ए को केंद्र मान के गोला खींचा। और यहां से जो कि ये CE, इस पर क्या है तुमको, CE जो है तुमको, CE ये क्या हो गया, इस पर स्पर्श रेखा हो गया। तो ये तुमको किसको बताएगा, CE बताएगा अपवर्तित तरंगाग्र आफ्टर टाइम t समय बाद अपवर्तित तरंगाग्र हो गया ये। और ये जो तुमको यहां पर खींच देते हैं, ये आपतन बिंदु तो A है यहां पर, और ये जो तुमको इस पर अभिलंब ड्रॉ कर दो, इस पर ये लाइन क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया n। इधर भी बढ़ा सकते हैं इसको, n1 या n डैश, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो ये अभिलंब हो गया। तो अब क्या क्या हुआ, फिर से इतना कहानी को फिर से सुन लेते हैं। तो क्या है, AB एक आपतित तरंगाग्र है जो कि अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। अपवर्तक पृष्ठ का नाम आप Mn दे दीजिए, ये n हो गया इधर, और ये क्या हो गया, Nm हो गया इधर, ये Mn क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ है ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ। तो ये अपवर्तक पृष्ठ हुआ Mn। तो ये Mn पर क्या हुआ, आपतित हुआ। अब क्या होगा, Mn पर जब आपतित होता है तो Mn पर जब ये आपतित हुआ AB तरंगाग्र, तो जैसे ही A बिंदु पर यह पड़ा, इसका अपवर्तन शुरू हो जाएगा। तो जितना देर में तुमको B जो है C तक पहुंचता है, तब तक में यह कितना होगा, इसकी स्थिति को जानने के लिए यह T टाइम में, इसका C2 इधर वेग है, तो C2T त्रिज्या का एक गोला खींचे और उस पर जो है C बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दे, तो ये अपवर्तित तरंगाग्र को बताएगा। तो इतना बात को हम लोग कुछ एक लाइंस को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तुमको, फिर अब तब नियम को साबित कर देंगे। चित्र हमारा बन गया, तो चित्र को अब विश्लेषण कर देंगे। AB एक आपतित तरंगाग्र है, AB एक आपतित तरंगाग्र है जो प्रथम माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग c1 है, c1 में गतिशील है, c1 में गतिशील है। t बराबर 0 पर यह एक तरंगाग्र का बिंदु A अपवर्तक पृष्ठ Mn पर पड़ता है, अपवर्तक पृष्ठ Mn पर पड़ता है, Mn पर आपतित होता है, ऐसा लिखिए, आपतित होता है, ठीक है। जब B C बिंदु पर पहुंचता है, C बिंदु तक पहुंचता है, आपतित जाहिर है अब पहुंचता है, मतलब कि यह अपवर्तक पृष्ठ पर है, तो T समय लगता है।
तो t समय लगता है, तो इस समय यहाँ समय लगेगा t। तो इसका मतलब होगा BC बराबर हो गया C1t, जहाँ C1 बराबर, C1 तो प्रकाश के माध्यम में उसका वेग है, C20। दूसरे माध्यम में t समय बाद एक ही स्थिति जानने के लिए C2t त्रिज्या का एक गोला एक को केंद्र मानकर खींचा जाता है, जिस पर C से डाली गई त्रिज्या, C से डाली गई स्पर्श रेखा CE अपवर्तित तरंगाग्र है। तो t टाइम के बाद ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, तो CE हो गया, AB हो गया आपतित तरंगाग्र और CE हो गया अपवर्तित तरंगाग्र। और अगर तुमको जहाँ तक देखा जाए आपतित तरंगाग्र AB, यहाँ पहले प्रथम नियम की पुष्टि होती है। प्रथम नियम की क्या हो जाएगी, अपवर्तन का प्रथम नियम में जो कहता है आपतित तरंगाग्र AB कॉमा अपवर्तित तरंगाग्र कौन हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र CE तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब AN तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ये तो प्रथम नियम की पुष्टि हो गई। ये प्रथम अपवर्तन का प्रथम नियम यही कहता था, तीनों एक तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में खिंचा हुआ है। तो इसका मतलब प्रथम नियम के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको पुष्टि कर दिया गया। अब दूसरा पुष्टि करने के लिए हम लोग आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। तो अब हम लोग उसकी ओर अग्रसर होंगे कि साइन I बटे साइन R बराबर C1 बटे C2 एक नियतांक आना चाहिए। साइन I बटे साइन R का मान एक नियतांक आना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे साबित करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आपतन कोण कौन है यहाँ पर इस चित्र में। अब इस पर आते हैं, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण कौन सा है इस पर देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग इसको साबित कर पाएंगे। तो इस चित्र में हम लोग आते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा आपतन कोण अपवर्तन कोण, और उसके आधार पर हम लोग का साइन I बटे साइन R को हम लोग प्रूव कर पाएंगे। और इसी टाइप से आप जब इसको सीख जाओगे तो लगभग यही स्टोरी तुमको किस में होगा, परावर्तन में भी होगा। वह भी सीखना क्या हो जाएगा, तुम्हें आसान ही हो जाएगा। तो एक मेहनत में तुमको दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और जो लगभग वो सब बात भी सब उसी में रहेगा। तो उसमें ये देखो, ये जो तुम्हारा कोण हो गया, ये अभिलंब और आपतित, ये जो तुम्हारा है ये तरंगाग्र है, उस पर लंबवत होता है जिसको आपतित किरण कहते हैं। तो इसके बीच का जो कोण हो गया यही क्या होगा, तुम्हारा आपतन कोण I हो गया, ये I हुआ। और ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुमको ये किरण हो गया, ये तरंगाग्र है तो उस पर जो अभिलंब है तो ये तुमको R हो गया, ये अपवर्तन कोण R हो गया। तो एक हो गया आपतन कोण I और अपवर्तन कोण क्या होगा तुम्हें R। इसी दोनों का अनुपात हमको प्रूव करना है, एक नियतांक होगा साइन I बटे साइन R। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो देख लेते हैं n के साथ जो I बना हुआ है, ये दोनों लंब है आपस में, ये रेखा और ये रेखा आपस में लंब है। तो ये I है तो ये कितना कोण हो गया, ऑफकोर्स 90 माइनस I होगा, 90 डिग्री दोनों लंब है तो 90 माइनस I होगा। तो अब ये दोनों ये कोण कितना होगा, ये रेखा और ये रेखा पुनः आपस में क्या है, लंब है।
तो ये जब दोनों रेखा आपस में लंब है, ये आई हुआ तो ये 90 माइनस आई हुआ, और ये जब 90 माइनस आई होगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा तुम्हारा, भी है ये वाला कोण घट के आई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में फिर 90 डिग्री, तो 90 माइनस 90 माइनस आई, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री घटा आई बराबर कितना हो गया, ब्रैकेट तोड़ के आई हो गया। तो ये जो कोण हो गया तुम्हारा, ये आई हो गया तुम्हारा। तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा, या तो यहाँ पे निकाल भी देते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो ABC कहाँ है देख लो, A B और यहाँ पर C। इसमें ये जो कोण है तुमको B पर जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री है तुम्हारा, B पर 90 डिग्री कोण बन रहा, तो ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया तुमको, कर्ण हो गया। और ये जो कोण हो गया ये तुम्हारा जो है एंगल कौन सा है तुमको, BAC बराबर, एंगल BAC बराबर क्या होगा तुमको, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री घटाओ आई बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस आई बराबर आई हो गया, आई। तो इसमें हम लोग लगाते हैं साइन आई इस त्रिभुज में। तो साइन आई बराबर क्या होता है तुमको, लंब बटे कर्ण। तो आई के सामने का जो भुजा है वो कौन सा हो गया तुमको, ये भुजा हो गया तुमको BC, और 90 डिग्री के सामने का भुजा हो गया कर्ण, दैट इज क्या हो गया तुम्हारा AC। तो ये साइन आई का वैल्यू कितना हो गया तुमको, BC बटे AC। तो साइन आई का मान हो गया तुम्हें BC बटे AC। तो साइन आई को लिख देते हैं हम लोग BC बटे AC। बाकी तो तुम्हारा इधर जो त्रिभुज है कर्ण वगैरह तो पता चल ही रहा है। तो साइन आई बराबर क्या होगा तुमको, BC बटे AC। और BC का जहां तक की मान है तुमको, BC का मान हो गया तुमको C1t, इसका मान हो गया C1t बटे AC कर देते हैं इसको, AC इसका नाम कर दिए, C1t बटे AC। तो इसका तुमको था ही, ये इसमें लिखा हुआ भी है चित्र में। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज, अब साइन R का मान पता करने के लिए इधर आते हैं, नीचे के त्रिभुज में जाना पड़ेगा हमको। नीचे में हमको ये जो कोण है तुमको 90 डिग्री R दिखाया हुआ है तुम्हें चित्र में, N डैश और A और तुम्हारा E के बीच का कोण जो है तुमको वह क्या होगा तुमको, R है। ये जब अपवर्तन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस त्रिभुज में हमको कोण जब जाएंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आपस में लंबवत है ये, तो ये जो कोण है 90 माइनस R होगा। ये जब R है तो ये दोनों लंबवत है तो कितना हो गया, ये 90 माइनस R होगा। और ये कोण जब 90 डिग्री है, ये आपस में ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है ये कोण, तो 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण त्रिभुज का तीसरा कोण ये जो तुमको है ये R हो जाएगा। तीनों का कोण का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 90 जोड़ 90 माइनस R, 180 माइनस R, तो ये कितना हो गया, R होगा तो 180 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग त्रिभुज का नाम देखें तो AC और E। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में साइन R बराबर, जो कोण है यहाँ तो क्लियर लिख ही दिए हैं, साइन R बराबर, इसके सामने का भुजा हो गया तुमको AE, और 90 डिग्री के सामने का होगा विकर्ण हो गया AC। तो साइन R बराबर AE, तो तुमको C2t बटे क्या हो गया, AC हो गया, C2t बटे AC। अब हम लोग करते हैं साइन I बटे साइन R निकाल लेते हैं। चलो यहाँ भी जगह है, यहाँ भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग का आ जाएगा साइन I बटे साइन R, तो ये तो हो गया C1t बटे AC बटे C2t बटे AC बराबर क्या होगा, C1t बटे C2t बराबर C1 बटे C2 बराबर नियतांक। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन जिसको कहते हैं, आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन एवं अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात नियत है। अनुपात क्या हो गया, नियत है। इन दोनों का अनुपात C1 बटे C2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो ये तुम्हारा इसके साथ क्या चीज़ का पुष्टि हो गया, ये जो तुम्हारा था फार्मूला, जो स्नेल का नियम है, जो अपवर्तन का नियम है, उसकी पुष्टि हो गया। और अभी तक जो हम लोग पढ़े इसमें तुमको 5 मार्क्स आ जाएगा। तुमको हाइगेन का सिद्धांत लिख लोगे और ये जो फार्मूला में इसमें आराम से तुमको याद होगा। ए बी तुमको तरंगाग्र है, आई आर कौन सा है, बहुत ही आसान ही है। तो तुमको इसमें हमें 5 मार्क्स का ये तुमको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और अगर तुमको इसमें और कहीं पे दिक्कत हो तो राइट स्टूडेंट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हो और उसमें जाकर के तुम डिटेल में नोट्स भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आसान ही था और काफ़ी तुमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसी तरह का जो कि इसी से आधारित अब हाइगेन का सिद्धांत दोनों में तो समान रहेगा और परावर्तन का अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो उसको भी इसी लेक्चर में हम लोग शामिल कर लेते हैं। आपतन कोण की, ये तो अपवर्तन कोण का हो गया, अपवर्तन का नियम हो गया। परावर्तन का नियम को भी हम लोग इसी में साबित कर सकते हैं और दोनों में बहुत हद तक सिमिलरिटी भी है। और दोनों का जहाँ तक है, या तो तुमको इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और तुमको इसके बाद जो है तुमको लेक्चर में परावर्तन का नियम, अपवर्तन का जो थोड़ा सा दिक्कत है, किसी को दिक्कत भी है तो तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो। और जहाँ भी इसको एक बार पुनः अपने से पढ़ने का कोशिश भी करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परावर्तन के नियम को क्या करेंगे, तरंग सिद्धांत के आधार पर साबित करने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।